यह अध्याय द डार्क लेगेसी के एक ऐसे नए पन्ने को खोलता है जहां आर्यन को पहली बार इस बाहरी दुनिया के इतिहास, इसके कबीलों के कायदों और इंसानी बस्तियों के उन कड़वे सच का पता चलता है जो अब तक सिस्टम की पहुंच से भी बाहर थे। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 38, कबीले का सम्राट और खोया हुआ अतीत। कबीले के भीतर प्रवेश करते ही उस मादा शार्दूल ने हवा में अपनी पूंछ को लहराया और नन्हे श्वेत शार्दूल को बड़े लाड़ से अपने साथ लेकर कबीले के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ गई। जाने से पहले उसने अपनी भारी आवाज में वहां मौजूद अन्य जीवों को आदेश दिया, मादा शार्दूल, तुम सब इस मानव का ध्यान रखोगे। इसे कबीले के अतिथि कक्ष में ले जाओ। इसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आर्यन ने गौर किया कि वहां मौजूद सभी जानवर बोल नहीं सकते थे। सिर्फ कुछ चुनिंदा जीव, जिनकी कदकाठी बाकी सबसे बहुत बड़ी थी और जिनका माना प्रवाह अत्यंत तीव्र था, वही इंसानी भाषा में बात करने की क्षमता रखते थे। बाकी के जीव सिर्फ गर्जना और शारीरिक हावभाव से ही संवाद कर रहे थे। कारीगरी की गुफा और कबीले का राजा। वे शक्तिशाली जीव आर्यन को अपने साथ लेकर कबीले के भीतर बनी अनगिनत गुफाओं के बीच से गुजरने लगे। वहां हजारों गुफाएं थीं, लेकिन वे आर्यन को जिस गुफा में लेकर गए वो उन सब में सबसे अलग, साफ सुथरी और सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसे किसी जानवर ने बनाया है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी कुशल कारीगर ने चट्टानों को तराश कर उसे एक भव्य महल का आकार दिया हो। दीवारें चिकनी थीं और उनमें से एक हल्की प्राकृतिक रोशनी निकल रही थी। उस गुफा के ठीक केंद्र में एक विशालकाय और भव्य श्वेत शार्दूल बैठा था। उसकी आभा उस मादा शार्दूल से भी कहीं अधिक प्रचंड और राजसी थी। उसके माथे पर 3 सुनहरी धारियां थीं जो उसकी सर्वोच्च सत्ता को दर्शा रही थीं। आर्यन को जो जीव अपने साथ लेकर आए थे, वे उस राजा के सामने बेहद सम्मान से झुक गए और अपनी जानवरों वाली गुप्त भाषा में कुछ घुरघुराहट के साथ पूरी बात बताने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे इस मानव ने उनकी रानी के क्रोध का सामना किया और कैसे नन्हा शावक इसके पैरों में आकर लिपट गया। सारी बात सुनने के बाद उस विशाल सम्राट ने अपनी गहरी और वजनदार आंखें आर्यन पर टिका दीं। कबीले का राजा, मानव, तुम बैठ सकते हो। हमारे कबीले में मेहमानों को खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। आर्यन हैरान रह गया। राजा की इंसानी भाषा इतनी साफ और प्रभावशाली थी कि किसी बड़े साम्राज्य के सम्राट की याद दिला दे। ये राजा वास्तव में उस मादा शार्दूल का पति और इस पूरे क्षेत्र का स्वामी था। 8 महीने पुराना दर्दनाक सच। राजा ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। उसने आर्यन को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कबीले का राजा, तुम सोच रहे होगे कि मेरी पत्नी उस छोटे बच्चे के लिए इतनी व्याकुल क्यों है। आज से ठीक 8 महीने पहले हमारा अपना बच्चा, जो उस समय केवल 15 दिन का था, इस गुफा के बाहर खेल रहा था। तभी आसमान से एक अत्यंत प्राचीन और खुखार उड़ने वाला शिकारी जीव आया। वो हमारी गति से भी तेज था। इससे पहले कि मैं या मेरी सेना कुछ कर पाती, वो हमारे बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर बादलों के पार ले गया। राजा ने कुछ पल का मौन लिया, फिर आगे कहा, कबीले का राजा, मेरी पत्नी उस वियोग को सहन नहीं कर पाई। उसने महीनों तक पूरे महाद्वीप को छान मारा, लेकिन हमारे बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। उस गहरे दुख और गुस्से में उसने खुद को कबीले से अलग कर लिया था। वो एकांत में रहने लगी थी। लेकिन कल जब उसने उस नन्हे श्वेत शार्दूल को देखा, जो उम्र में बिल्कुल हमारे बच्चे जितना ही बड़ा है, तो उसे लगा कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। वो उसे ही अपना खोया हुआ बेटा मान बैठी है। आर्यन राजा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि नियति ने किस तरह उन दोनों को एक धागे में बांध दिया था। पहचान का सवाल और इंसानी बस्ती का कड़वा सच। कहानी खत्म करने के बाद राजा ने अपनी तीखी नजरें आर्यन पर गड़ाईं। कबीले का राजा, अब तुम बताओ मानव, तुम इस अत्यंत कमजोर शरीर और बिखरी हुई माना शक्ति के साथ इस खतरनाक सीमा के भीतर कहां से आए हो। आर्यन जानता था कि उसे समझदारी से काम लेना होगा। उसने अपनी असल दुनिया, मानवलोक का सच पूरी तरह से छुपा लिया, लेकिन उसने जादुई जंगल का पूरा विवरण सच सच बता दिया। आर्यन, मैं उस महान बैरियर के दूसरी तरफ फैले जादुई जंगल से आया हूं। मैंने वहां गोब्लिन कबीले को हराकर इस सीमा को पार किया है। मैं यहां अपनी शक्तियां बढ़ाने और आगे चलकर इंसानी बस्तियों में जाने के इरादे से आया हूं।
ये सुनते ही राजा के चेहरे पर एक गंभीर और डरावनी मुस्कान आ गई। कबीले का राजा, इंसानी बस्ती? मानव, तुम अपनी इस तुच्छ शक्ति के साथ अगर आज इंसानी बस्ती के मुख्य द्वार पर भी पहुंच गए तो तुम वहां एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे। बाहर की दुनिया के इंसान तुम्हारी कल्पना से भी अधिक क्रूर और लालची हैं। वे कमजोरों को गुलाम बना लेते हैं या उनकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। तुम वहां सीधे मौत के मुंह में जाओगे। आर्यन ने चौंककर पूछा, तो क्या आपका कबीला इंसानों से लड़ता नहीं है? कबीले का राजा, हमारा कबीला और इस क्षेत्र के इंसानी साम्राज्य एक प्राचीन समझौते के तहत बंधे हैं। हम उनके क्षेत्रों पर हमला नहीं करते और वे हमारे कबीले की सीमाओं में कदम नहीं रखते। वे हमारी ताकत से डरते हैं, इसलिए शांत हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो अभी खुद की रक्षा करने जितनी भी ताकत नहीं है। राजा ने अपनी राजसी मुद्रा बदली और आर्यन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया। कबीले का राजा, तुम मेरे बेटे के रक्षक हो और उसने तुम्हें अपना दोस्त चुना है। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। तुम आज की रात यहीं रुको और आने वाले कुछ समय तक इसी कबीले के भीतर सुरक्षित रहकर अपनी शक्तियों और अपने मानव प्रवाह को उस स्तर तक बढ़ाओ जहां तुम बाहर के योद्धाओं का सामना कर सको। जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम इंसानी बस्ती की ओर कदम बढ़ाना। क्या तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? आर्यन ने अपने हाथ की उस टूटी हुई तलवार की मुठ को देखा, फिर अपनी शून्य रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्थिति को याद किया। उसे पता था कि राजा की बात में सच्चाई थी। बिना ताकत के आगे बढ़ना सिर्फ मूर्खता होगी। आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। आर्यन इस कबीले में रहकर अपनी शक्तियों को किस नए स्तर पर ले जाएगा और क्या वो इंसानी बस्तियों के क्रूर योद्धाओं का सामना करने के काबिल बन पाएगा? इस जादुई सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह अध्याय समय की अनंत गहराइयों, अटूट साधना और शक्तियों के एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचने की महागाथा है। यहां आर्यन ने न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया, बल्कि ब्रह्मांड के उन जटिल नियमों को भी समझा जिसने उसकी पूरी सोच और जीवन की दिशा को बदलकर रख दिया। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 39, कालचक्र का रहस्य और स्तर 2 का उदय। कबीले के सम्राट के उस तार्किक, गंभीर और दूरदर्शी प्रस्ताव को सुनने के बाद आर्यन को अपनी वास्तविक स्थिति का गहरा आभास हो चुका था। बिना किसी अस्त्र के, मात्र एक टूटी तलवार की मुठ, हिल्ट के सहारे और केवल 670 माना के साथ उस क्रूर इंसानी बस्ती में कदम रखना सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देना था। उसने सम्राट की प्रखर आंखों में आंखें डालकर देखा और अत्यंत गंभीरता के साथ अपना सिर हिला दिया। वो इस अनजान, रहस्यमयी और प्रचंड माना प्रवाह वाली दुनिया में खुद को पूरी तरह से तपाने और एक नया योद्धा बनाने के लिए तैयार हो गया। 3 महीने की नर्क जैसी कड़ी ट्रेनिंग और लेवल 2 का आरंभ। इसके बाद शुरुआत हुई एक ऐसी कठिन, क्रूर और नर्क जैसी कड़ी ट्रेनिंग की जिसने आर्यन के शरीर के एक-एक हिस्से, एक-एक हड्डी और मांसपेशी को फौलाद के सांचे में ढाल दिया। इन 3 महीनों में आर्यन के लिए दिन, रात, भूख या प्यास के कोई मायने नहीं रह गए थे। कबीले के सबसे शक्तिशाली, खूंखार और बुजुर्ग शार्दूल योद्धाओं ने आर्यन की ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था। ट्रेनिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण था इस बाहरी दुनिया के प्रचंड और भारी माना के दबाव को झेलना। आर्यन को सुबह सुबह घाटी के सबसे ऊंचे और बर्फीले शिखर पर ले जाकर बैठा दिया जाता था, जहां बाहरी दुनिया की तीखी और बर्फीली हवाएं उसके शरीर को चीरती थीं। उसे बिना किसी अस्त्र या हथियार के सिर्फ अपने नंगे हाथों से विशालकाय चट्टानों और पत्थरों को मार मार कर तोड़ना होता था। उसकी एजिलिटी यानी फुर्ती को बढ़ाने के लिए उसे कबीले के सबसे तेज तर्रार और जवान शार्दूलों के साथ दौड़ना पड़ता था, जो हवा की गति से चलते थे और परछाइयों की तरह ओझल हो जाते थे। इस प्रक्रिया में कई बार आर्यन बुरी तरह लहूलुहान होता, उसकी पसलियां टूटतीं, लेकिन उसके भीतर का संकल्प और पिता को ढूंढने की चाह रत्ती भर भी कम नहीं हुई। इस अमानवीय परिश्रम और अटूट साधना का परिणाम ये हुआ कि 3 महीनों के भीतर आर्यन के चारों मुख्य पैरामीटर्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस और स्टैमिना ने 1000 के उस जादुई और ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया जिसे सिस्टम महामानव की दहलीज या ह्यूमन लिमिट कहता था। जैसे ही उसके सारे पैरामीटर्स 1000 के पार गए, आर्यन के कानों में सिस्टम की एक गूंजती हुई और भारी यांत्रिक आवाज सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, आपके सभी बुनियादी पैरामीटर्स ने
सफलतापूर्वक 1000 जोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। घोषणा, आप सफलतापूर्वक लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं। नियम परिवर्तन, लेवल 2 में प्रवेश करते ही आपके सभी पैरामीटर्स की गणना फिर से 1 से शुरू होगी। लेवल 2 का 1 पॉइंट लेवल 1 के 100 पॉइंट्स के बराबर संचित शक्ति रखता है। आर्यन ने महसूस किया कि ये सूचना आते ही उसका पूरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का, फुर्तीला और भीतर से अनंत गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। इन 3 महीनों के अंत तक लेवल 2 के भीतर भी उसके सभी पैरामीटर्स तेजी से बढ़ते हुए 50 के पार जा चुके थे। अब उसका एक साधारण सा प्रहार भी किसी कमजोर गोबलिन या शिकारी जीव को हवा में उड़ाने के लिए पर्याप्त था। कबीले का बदलता स्वभाव और नन्हे शार्दूल का विकास। इस पूरी कठिन और जानलेवा साधना में नन्हा श्वेत शार्दूल भी आर्यन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद को तपा रहा था। वो भले ही देखने में अभी भी छोटा और मासूम था, लेकिन उसकी रगों में बहने वाला प्राचीन और शाही शार्दूल रक्त अब तेजी से जागृत हो रहा था। उसकी गति, उसके पंजों की ताकत और उसकी दहाड़ में अब एक भावी राजा की धमक साफ साफ सुनाई देने लगी थी। पूरा शार्दूल कबीला उस नन्हे शावक को अपने सगे बच्चे की तरह मानता था। कबीले की हर मादा उसे अत्यंत लाड़ प्यार करती थी और बड़े बड़े खूंखार योद्धा शिकार से लौटने के बाद अपने हिस्से का सबसे पौष्टिक और जादुई मांस उसे खिलाते थे। इस वजह से कबीले के दिल में आर्यन के लिए जो नफरत, अविश्वास और घमंड था, वो धीरे धीरे पूरी तरह खत्म होने लगा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये अदना सा मानव उनके होने वाले राजकुमार के लिए अपनी जान दे सकता है और खुद को बिना रुके 24 घंटे तपा रहा है। धीरे धीरे पूरे कबीले ने आर्यन को अपने एक बेहद सम्मानित सदस्य, एक सच्चे मित्र और रक्षक के रूप में अपना लिया। अब कोई भी जानवर उस पर गुर्राता नहीं था, बल्कि जब आर्यन गुफा से निकलता तो बड़े बड़े योद्धा भी सम्मान से अपना सिर झुका लेते थे। असली दुनिया का शांत प्रवाह और 10वीं की बोर्ड परीक्षा। जहां इस जादुई और रहस्यमयी दुनिया में आर्यन खुद को आग में तपा रहा था, वहीं उसकी वास्तविक यानी इंसानी दुनिया की जिंदगी बहुत ही शांत, अनुशासित और सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी। इन 3 महीनों के दौरान आर्यन ने अपनी असल दुनिया में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं भी दी। चूंकि उसकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता जादुई दुनिया के पैरामीटर्स के कारण एक असाधारण और अलौकिक स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए स्कूल की पढ़ाई, गणित के जटिल समीकरण और विज्ञान के सिद्धांत उसके लिए छोटे बच्चों के खेल जैसे बन चुके थे। वो बिना किसी तैयारी या तनाव के परीक्षा कक्ष में जाता, पूरी एकाग्रता से लिखता और सबसे पहले अपना पेपर खत्म करके मुस्कुराते हुए बाहर आ जाता। स्कूल में अब वो केवल एक एथलीट नहीं बल्कि एक आदरणीय और होनहार छात्र बन चुका था। समीर और रोहन के साथ उसकी दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि वे हर सुख दुख साझा करते थे, और ईशानी के साथ अक्सर उसकी छोटी मोटी प्यारी और दिल को छू लेने वाली बातचीत होती रहती थी। घर पर माँ, दादी और दादाजी आर्यन के इस शांत, गंभीर और अनुशासित रूप को देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्हें लगता था कि खेलों में मेडल जीतने के बाद उनका बच्चा और अधिक परिपक्व हो गया है, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका बेटा हर रात को बिस्तर पर आंखें बंद करने के बाद मौत, शक्तियों और लहूलुहान कर देने वाले एक अलग ही खेल से गुजर रहा है। समय के प्रवाह का सबसे पेचीदा और गहरा रहस्य। इन 3 महीनों की लगातार साधना के दौरान आर्यन के सामने इस जादुई दुनिया का सबसे पेचीदा, दिमाग चकरा देने वाला और रहस्यमयी राज खुला। ये राज कोई और नहीं बल्कि दोनों दुनियाओं के बीच समय का प्रवाह, टाइम डायलेशन था। आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके और पूरा गणित लगाकर ये अच्छी तरह समझा कि जब वो अपनी असली दुनिया में रात के ठीक 12 बजे सोता है और इस जादुई दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आता है, तब इस दुनिया में रात नहीं बल्कि सुबह के 6 बजे होते हैं और एक नए दिन की शुरुआत हो रही होती है। मानव दुनिया के समय के अनुसार वो रोज सुबह 6 बजे अपने बिस्तर पर जाग जाता है, जिसका सीधा मतलब था कि वह अपनी असली दुनिया के अनुसार केवल 6 घंटे ही सोता है। लेकिन इन 6 घंटों के दौरान वो इस जादुई दुनिया में सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का पूरा समय बिताता है, जो कि कुल मिलाकर 18 घंटे होते हैं। इस अनोखे समीकरण को आर्यन ने गहराई से समझा। जब असली दुनिया में केवल 6 घंटे, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बीतते हैं, तब इस जादुई दुनिया में पूरे 18 घंटे बीत जाते हैं। इसके विपरीत जब आर्यन सुबह 6 बजे जागकर असली दुनिया में अपने 18 घंटे सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बिताता है, तब इस जादुई दुनिया में केवल 6 घंटे बीतते हैं और वहां सन्नाटा रहता है।
यही मुख्य कारण था कि असली दुनिया के केवल 3 महीनों के भीतर आर्यन ने इस जादुई दुनिया में कई कई महीनों की बहुत लंबी ट्रेनिंग, कड़ा परिश्रम और एक लंबा वक्त जी लिया था। इस अद्भुत और अलौकिक समय चक्र ने उसे दूसरों से बहुत आगे निकलने का एक दैवीय वरदान दे दिया था। कल्टीवेशन का सच और आर्यन की वास्तविक स्थिति। जैसे जैसे आर्यन कबीले के राजा और बुजुर्ग योद्धाओं के साथ समय बिताने लगा, उसे इस बाहरी दुनिया के सामाजिक, राजनीतिक और युद्ध के वास्तविक नियमों का पता चला। उसे ये जानकर गहरा आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया के इंसान, कबीले और अन्य जीव अपनी शक्तियों को चरम पर ले जाने के लिए कल्टीवेशन यानी आत्मसाधना और ऊर्जा संचय का प्राचीन मार्ग चुनते हैं। इस रहस्यमयी दुनिया में कल्टीवेशन के कई प्राचीन, कठिन और जादुई स्तर होते हैं, जिनमें से कुछ शुरुआती और निम्न स्तरों के नाम इस प्रकार थे। 1. माना गैदरिंग स्टेज। यह कल्टीवेशन का सबसे पहला कदम है, जहां शरीर के भीतर केवल बाहरी प्रकृति की ऊर्जा और माना को इकट्ठा करना सीखा जाता है। 2. फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। इस स्तर पर आकर कल्टीवेटर अपनी रीढ़, नसों और हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है ताकि वो उच्च स्तर की ऊर्जा संभाल सके। 3. कोर फॉर्मेशन स्टेज, जहां शरीर की नाभि के भीतर संचित ऊर्जा का एक घूमता हुआ शक्तिशाली चक्र या कोर बनता है। लेकिन सबसे बड़ा मानसिक झटका आर्यन को तब लगा जब उसने कबीले के राजा के सामने अपनी नई शक्तियों का सटीक मूल्यांकन किया। राजा ने आर्यन की ऊर्जा को महसूस करते हुए बहुत ही रूखे स्वर में बताया कि आर्यन की मौजूदा ताकत लेवल 2 के 50 पैरामीटर्स को पार करने के बाद भी इस बाहरी विशाल दुनिया में केवल उन आम लोगों, किसानों या दासों के बराबर है जो कल्टीवेशन करने से पूरी तरह असमर्थ हैं, और ऐसे असमर्थ लोग इस दुनिया में लगभग 55% हैं। यानी कल्टीवेशन करने वाले योद्धाओं की दुनिया के सामने आर्यन अभी भी सबसे निचले और शुरुआती बिंदु पर खड़ा था, जहां से आगे का रास्ता बेहद खुखार था। तभी आर्यन के दिमाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गहरा और क्रांतिकारी सच कौंधा। उसने यह भली भांति समझ लिया कि इस पूरी विशाल, अनंत और क्रूर दुनिया में केवल वो अकेला ही ऐसा जीव है जिसके पास सिस्टम जैसी कोई गुप्त, दिव्य और अकल्पनीय तकनीक है। बाकी की पूरी दुनिया पूरी तरह से कल्टीवेशन, पुरानी किताबों और प्राकृतिक साधना पर ही निर्भर है। जहां बाकी के कल्टीवेटर्स को एक स्तर ऊपर जाने में कई साल या कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है, वहीं आर्यन केवल अपने पैरामीटर्स को अपग्रेड करके और सिस्टम के जादुई रिवॉर्ड्स के दम पर इस पूरी दुनिया के कल्टीवेशन के स्थापित नियमों को सीधी चुनौती दे सकता था। आर्यन ने अपनी मुट्ठ को पूरी ताकत से कसकर पकड़ा। उसकी तेज आंखें अब बंजर घाटियों और घने बादलों को चीरकर दूर स्थित उस विशाल इंसानी साम्राज्य की ओर देख रही थीं, जहां कल्टीवेटर्स का अखंड राज था। वो अब मानसिक और शारीरिक रूप से कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार था। आगे का सफर रोमांच, युद्ध और कूटनीति की एक ऐसी नई ऊंचाई को छुएगा जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। जब आर्यन अपनी इस नई लेवल 2 की फौलादी शक्ति और सिस्टम के साथ पहली बार कल्टीवेटर्स की उस विशाल इंसानी बस्ती में कदम रखेगा, तो वहां क्या तहलका मचेगा। जानने के लिए लगातार जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। ये अध्याय भावनाओं के सैलाब, प्राचीन कबीले के अभूतपूर्व सम्मान, रणनीतिक व्यापार और आर्यन के स्तर 2 लेवल 2 के फौलादी आंकड़ों की भव्य गाथा है। आज शार्दूल कबीले की वीर भूमि से 2 भाइयों की ऐतिहासिक विदाई का समय आ चुका था। द डार्क लेगेसी एक नया सफर। अध्याय 40 विदाई की वेला और महाप्रस्थान। शार्दूल कबीले की मुख्य, नक्काशीदार गुफा के बाहर आज एक गहरा और भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह की पहली ताज़ा किरणें जब विशाल चट्टानों से टकराकर बिखर रही थीं, तब कबीले के सैकड़ों भीमकाय और खूंखार श्वेत शार्दूल एक कतार में अनुशासित होकर खड़े थे। लेकिन आज उनकी आंखों में वो पुरानी हिंसक लाली या इंसानों के प्रति कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा आदर और बिछड़ने का मौन गम था। गुफा के ठीक केंद्र से कबीले के सम्राट और उनकी रानी, मादा शार्दूल, बेहद राजसी चाल से धीरे धीरे बाहर आए। उनके पीछे पीछे नन्हा श्वेत शार्दूल उछलते कूदते चल रहा था, जिसके शरीर से अब 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के कारण नीली और सुनहरी जादुई ऊर्जा की चिंगारियां साफ साफ निकल रही थीं। आर्यन अपनी नीली फॉर्मल शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाए, अपने दाहिने हाथ में अपनी टूटी तलवार की मुठ हिल्ट को पूरी ताकत से भींचे मुड़ा और राजा के सामने सम्मान से झुक गया।
स्तर 2 के फौलादी आंकड़े और संचित अंक। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपनी वर्तमान स्थिति को जांचने के लिए सिस्टम का इंटरफेस खोला। 3 महीनों की नर्क जैसी ट्रेनिंग के बाद उसकी पूरी प्रोफाइल बदल चुकी थी। होस्ट प्रोफाइल आर्यन, स्तर लेवल 2 पैरामीटर्स लेवल 2 मूल्य, स्ट्रेंथ ताकत 54, एजिलिटी गति 56, इंटेलिजेंस बुद्धि 58, स्टामिना सहनशीलता 55, संचित रिवॉर्ड पॉइंट्स 10,000, शेष एक्सपी पॉइंट्स 240। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। ट्रेनिंग के दौरान मिले कई कठिन मिशनों को पूरा करके उसने पूरे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस कमा लिए थे, जिसने उसके खाली वॉलेट को फिर से भर दिया था। पैरामीटर्स को लगातार अपग्रेड करने और उन्हें 50 के पार पहुंचाने के बाद भी उसके पास अभी भी 240 एक्सपी सुरक्षित बचे हुए थे। वो अब भीतर से एक शांत ज्वालामुखी की तरह महसूस कर रहा था। प्राचीन चमड़ा और सम्राट का उपहार। सम्राट ने अपनी विशाल गहरी आंखें आर्यन पर टिकाईं। उनकी भारी और गूंजती हुई आवाज पूरी घाटी के पत्थरों को कपाने लगी। कबीले का राजा, उठो आर्यन, तुम अब वो असहाय मानव नहीं हो जो 3 महीने पहले हमारे बैरियर पर गिरते पड़ते आया था। तुमने कबीले के सबसे कठिन पत्थरों से भी मजबूत अपनी रीढ़ को बना लिया है। तुम्हारी अटूट वफादारी और इस नन्हे शावक के प्रति तुम्हारा शुद्ध प्रेम देखकर हमारा पूरा कबीला तुम्हारे आगे सिर झुकाता है। तभी सम्राट ने अपनी पूंछ से एक छोटा सा इशारा किया। कबीले का एक बहुत ही बुजुर्ग और विशाल योद्धा आगे बढ़ा। उसके मुंह में एक प्राचीन मखमली थैली के साथ साथ एक बेहद मोटी काली और चमकदार चादर मुड़ी हुई थी। राजा ने वो चादर और थैली आर्यन के पैरों के पास रख दी। कबीले का राजा, आर्यन, इस थैली में 50 हाई ग्रेड माना क्रिस्टल्स हैं जो इंसानी बस्तियों में व्यापार के काम आएंगे। लेकिन इसके साथ जो तुम ये देख रहे हो, ये हमारे कबीले की सबसे प्राचीन और पवित्र धरोहर है, एंशिएंट शार्दूल लेदर, प्राचीन चमड़ा। आर्यन ने चौंक कर उस चमकदार चमड़े को छुआ। तभी सिस्टम ने उसकी खासियत का विवरण दिखाया। विवरण: प्राचीन शार्दूल चमड़ा, यह अत्यंत दुर्लभ और अभेद्य सुरक्षात्मक सामग्री है। यदि होस्ट इस चमड़े से अपने लिए एक युद्ध पोशाक, कॉम्बैट सूट तैयार करता है, तो यह पोशाक आपको फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के किसी भी कल्टीवेटर दुश्मन के शारीरिक या माना प्रहार से 100% सुरक्षित रखेगी। कबीले का राजा, इस चमड़े से अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लेना मानव। बाहर की दुनिया के कल्टीवेटर्स जब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, तब ये चमड़ा तुम्हारी जान की ढाल बनेगा। इसे हमारे कबीले का सर्वोच्च उपहार समझकर स्वीकार करो। सायाकली फूल और कबीले का अचंभा। आर्यन राजा की इस महानता से बेहद प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया था कि यदि कबीला उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है, तो एक सच्चे दोस्त के नाते उसे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आर्यन, सम्राट, आपकी इस उदारता का बदला मैं शब्दों से नहीं चुका सकता, लेकिन एक योद्धा के नाते मैं भी कबीले को कुछ भेंट देना चाहता हूं। आर्यन ने अपनी मानसिक चेतना से सिस्टम की इन्वेंट्री खोली। उसने जादुई जंगल के सफर के दौरान कलेक्ट किए गए कुछ ठीक ठाक और कीमती उपहार निकाले, जिन्हें देखकर योद्धाओं ने सम्मान में सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपनी इन्वेंट्री से 50 सायाकली फूल, शैडो बर्ड फ्लावर्स बाहर निकाले और उन्हें गुफा की चट्टान पर रखा, पूरे कबीले के भीतर एक तहलका मच गया। वहां खड़े बुजुर्ग योद्धाओं, राजा और खुद रानी की आंखें अविश्वास और अकल्पनीय अचंभे से चौंधिया गईं। कबीले के सभी जीवों की आंखें एक साथ चमक उठीं और वे फुसफुसाने लगे। कबीले का राजा, हैरानी से आगे बढ़ते हुए, ये नामुमकिन है। मानव, तुम्हें सायाकली फूल कहां से मिले, और वो भी इतनी शुद्ध अवस्था में? तुम इसका मूल्य नहीं जानते। हमारे कबीले के बुजुर्गों को अपनी साधना और माना को बढ़ाने के लिए इस दुर्लभ फूल की सदियों से तलाश थी। ये तो कल्टीवेशन की दुनिया का एक अमूल्य खजाना है। आर्यन कबीले की ये प्रतिक्रिया देखकर मन ही मन मुस्कुराया। वह वास्तव में इन फूलों का सटीक औषधीय इस्तेमाल नहीं जानता था, लेकिन जादुई जंगल में भटकते समय उसने इन्हें इकट्ठा कर लिया था। वो ये अच्छी तरह जान चुका था कि ये फूल इस जादुई दुनिया के लिए कोहिनूर हीरे से भी बढ़कर हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आर्यन ने तो केवल 50 फूल निकाले थे, जबकि उसकी सिस्टम इन्वेंट्री में अभी भी 1000 की गिनती में सायाकली फूल पूरी तरह सुरक्षित पड़े हुए थे। आर्यन, सम्राट,
यह फूल अब से आपके कबीले के हैं। इनका उपयोग कर आपके योद्धा और अधिक शक्तिशाली बने, यही मेरी कामना है। मां की विदाई और अंतिम चेतावनी। रानी मादा शार्दूल धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपने विशाल से सिर को नन्हे शावक के ऊपर फेरा, जो अपनी मां के पैरों से लिपटकर अपनी जानवरों वाली भाषा में रो रहा था। वो जानती थी कि उसके बेटे की नियति अब इस फौलादी इंसान के साथ जुड़ चुकी है। उसने अपनी भारी स्त्री जैसी गूंजती आवाज में सीधे आर्यन की आंखों में देखा। मादा शार्दूल, मानव। एक मां का दिल अपने बच्चे को अपनी आंखों से दूर जाते देखकर कभी मुस्कुरा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने बेटे की आंखों में तुम्हारे लिए जो सम्मान और निष्ठा देखती हूं, उसके आगे मेरा वात्सल्य झुक गया है। ये अब सिर्फ मेरा अंश नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई बन चुका है। उसकी आंखों की सुनहरी चमक अचानक बहुत तीखी हो गई और आसपास की हवा का तापमान जैसे शून्य से नीचे गिर गया। मादा शार्दूल, लेकिन मेरी उस अंतिम चेतावनी को अपने दिमाग की गहराइयों में गांथ लेना, आर्यन। अगर उस क्रूर इंसानी बस्ती में, कल्टीवेटर्स के उस लालची साम्राज्य में, मेरे बच्चे को तुम्हारी किसी लापरवाही की वजह से एक खरोंच भी आई या उसके स्वाभिमान को किसी ने चोट पहुंचाई, तो मैं इस पूरे महाद्वीप के शार्दूलों की सेना लेकर उस साम्राज्य को मिट्टी में मिला दूंगी और तुम्हें ऐसी तड़पाने वाली मौत दूंगी कि तुम दोबारा किसी भी लोक में जन्म लेने के नाम से थर-थर कांपोगे। आर्यन ने बिना अपनी पलकें झपकाए मादा शार्दूल की उस जानलेवा आंखों में सीधे देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी, फौलादी और शांत मुस्कान उभर आई। आर्यन, माता, मैंने पहले भी राजा से कहा था और आज आपसे भी पूरी गरिमा के साथ कह रहा हूं, शार्दूल मेरा पालतू जानवर नहीं, मेरा भाई है। उसकी रक्षा के लिए अगर मुझे इस पूरी बाहरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोर फॉर्मेशन या उससे भी ऊपर के कल्टीवेटर के खिलाफ अकेले तलवार ताननी पड़ी, तो आर्यन की मुट्ठ सबसे पहले उसकी छाती को चीरेगी। मेरी आखिरी सांस चलने तक मेरे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। यह मेरा वचन है। ये सुनते ही नन्हा श्वेत शार्दूल गर्व से हवा में उछला और एक छोटी लेकिन बेहद प्रखर दहाड़ मारी। वो दौड़कर सीधे आर्यन के पास आया और एक ही झटके में छलांग लगाकर उसके बाएं कंधे पर जाकर पूरी ठसक के साथ बैठ गया। उसकी नीली आंखें अपनी मां को देख रही थीं, मानो गर्व से कह रही हों, तारांकन देखो मां, मेरा भाई पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकता है। महाप्रस्थान। आर्यन ने उस प्राचीन चमड़े और माना क्रिस्टल्स की थैली को अपनी सिस्टम इन्वेंट्री में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर किया। उसने मुड़कर कबीले के निकास द्वार की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े सैकड़ों खूंखार, भीमकाय और प्राचीन शार्दूल योद्धाओं ने एक साथ अपने दोनों अगले पैरों को मोड़कर अपने सिर जमीन पर टिका दिए। यह शार्दूल कबीले का इतिहास में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च और दिव्य सैन्य सम्मान था, जो आज तक इस जादुई दुनिया के किसी बड़े से बड़े इंसानी राजा या कल्टीवेटर को भी नसीब नहीं हुआ था। घाटी की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी विदाई की गूंज थी। आर्यन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर अपनी लेवल 2 की 56 एजिलिटी को सक्रिय कर दिया। उसकी गति इतनी अकल्पनीय रूप से तीव्र थी कि पलक झपकते ही वो और उसके कंधे पर बैठा नन्हा शार्दूल एक काली परछाई बनकर घाटी की सीमाओं के पार ओझल हो गए। वे अब उस विशाल, घने और अनजान कल्टीवेटर्स के इंसानी साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे, जहां शक्तियों का क्रूर और खूनी खेल उनकी पहली परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ा था। आगे का सफर और भी खूंखार, हैरत अंगेज और अद्भुत शक्तियों के टकराव से भरा होने वाला है। जब आर्यन पहली बार कल्टीवेटर्स के साम्राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचेगा, तो उसका सामना किस भयानक इंसानी ताकत से होगा? जानने के लिए लगातार जुड़े रहें द डार्क लेगेसी, एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।